नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनसर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड, यानी जेनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से जेनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर जो हैं वो हम लोगों को पता रहने चाहिए जो पी ब्लॉक में आते हैं। तो यानी कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट जेनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर जो हैं वो पी ब्लॉक में पढ़ने पड़ेंगे। तो पी ब्लॉक में ये जेनॉन कंपाउंड जो होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जेनॉन का जो कंपाउंड होते हैं ये सबसे पहले आपको बताएंगे जीरो ग्रुप में आते हैं। जीरो ग्रुप किसे बोलते हैं ये भी आपको पता होगा कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हीलियम हो गया, यहाँ पर आर्गन हो गया, हीलियम उसके बाद नियॉन आ जाता है, फिर नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। तो पहले मैं यहाँ हीलियम लिख देता हूँ, है ना, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आपका आर्गन, उसके बाद आपका क्रिप्टन आता है, उसके बाद आपका जेनॉन आता है, उसके बाद आपका रेडॉन आता है। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई जेनॉन के कंपाउंड कौन कौन से बनने पॉसिबल है। तो पहले मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ जेनॉन के। पहली बात तो आपको ये जान लीजिए कि एन बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन बार्टलेट, यानी कि BARTLETTE। एन बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वो देखा था कि जीनॉन कंपाउंड बनाता है। जीनॉन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है ये बात एन बार्टलेट ने बताई कि जीनॉन डिफरेंट, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है XeF2 बनाता है, दूसरा कंपाउंड अगर जीनॉन का देखें तो ये XeF4 बनाता है। इसी तरीके से तीसरा कंपाउंड अगर हम जेनॉन का देखें फ्लोरीन के साथ में तो XeF6 बनाता है। इसी तरीके से हम जेनॉन का कंपाउंड देखें तो जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, XeOF4 भी बनता है। इसी तरीके से जेनॉन का एक कंपाउंड और है जिसका नाम है XeO2F2 भी बनाता है जेनॉन, और जेनॉन XeO3 भी बनाता है। तो ये जेनॉन कितने कंपाउंड बना रहा है ये बात हमें जाननी पड़ेगी, और ये चीज़ इनके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी कि अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है और कंपटीशन में खूब आता भी है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड। जेनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या है वो हमें देखना भी पड़ते हैं, जाने भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि, तो क्वेश्चन भी बना लेते हैं यहाँ पर हम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड। जेनॉन कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या है ये चीज हमें जाननी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जेनॉन XeF2 के बारे में पढ़ेंगे। पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली कि इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो जेनॉन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसके पहले चेक कर लेते हैं भाई जेनॉन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जेनॉन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जेनॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका हो गया ये, एक इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ये जेनॉन का ले लीजिए। उसके बाद जेनॉन के इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक हम इसके ऊपर यहाँ पेयर डाल देते हैं जेनॉन का, दूसरा पेयर यहाँ डालते, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जान रहे हैं अच्छे से, और तीसरा पेयर हम जेनॉन का यहाँ पर डाल दे रहे हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें इधर साइड में फ्लोरीन लगा देना है, तो यहाँ फ्लोरीन लगा देंगे, इधर साइड में भी फ्लोरीन लगा देते हैं। तो फ्लोरीन का कलर बदल देते हैं, तो फ्लोरीन का कलर जो है वो यहाँ पर मैंने F ये लिख दिया, F ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी शेप अगर देखूँ तो शेप इसकी भैया कैसी आ रही, शेप इसकी लीनियर आ रही है। आप चेक कर लीजिए, शेप इसकी लीनियर आ रही है। और एक चीज़ और देखिए कि अगर इसको हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में जो लोन पेयर ये 3 लगे ये भी दिखाई देने लगेंगे। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की बात करने लगेंगे तो ज्योमेट्री जो है वो हमारी बन जाएगी, ये कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। आप ऐसे देख सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ लिख देते हैं ज्योमेट्री कैसी आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है ज्योमेट्री जो है वो चेक कर लीजिए आप। ज्योमेट्री में लिख देता हूँ पूरी,
बाई पिरामिडल। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया किस तरीके से इसके डिटेल होती है। तो अब हमने ये पहला स्ट्रक्चर बना लिया है। किसका बनाया है? पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ है ज़ेनॉन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड का XeF2 को। अब हम लोग स्ट्रक्चर पूरी डिटेल भी जान रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी लोन पेयर गिने जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर गिनी जाती है। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि अगर लोन पेयर की बात आएगी तो यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हो जाते हैं और आपके 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 5 हो रहा है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d आ जानी चाहिए। तो ये XeF2 का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो है पढ़ लेते हैं XeF4 का। तो जरा XeF4 का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे मिटाना पड़ेगा और यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं कि हम स्ट्रक्चर किसका पढ़ना चाहते हैं? XeF। अब शुरुआत से बिल्कुल सभी स्ट्रक्चर बिल्कुल जानेंगे अच्छे से। पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे, एक एक स्ट्रक्चर आपको मैं क्लियर कर दूंगा। XeF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ेनॉन ले लेता हूँ कि ज़ेनॉन ये बन गया ज़ेनॉन, समझ में आया। और ज़ेनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हैं कि ज़ेनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहाँ लगा देता हूँ, एक फ्लोरीन का यहाँ बॉन्ड लगा देता हूँ। 4 फ्लोरीन है, इस तरीके से यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके पास भैया लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और एक लोन पेयर आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर शेप की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ? सबसे पहले मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी मैंने यहाँ पर लिख दी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और अगर इसकी हम शेप की बात करें तो शेप जो है वो यहाँ पर हो जाती है आपकी, शेप हो गई आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाती है, स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाती है। और इसके बाद जो है अगर इसकी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये बन जाती है आपकी ज्योमेट्री आ जाती है आपकी इसकी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर्स भी गिने जाते हैं। अब यहाँ पर आपने हाइब्रिडेशन भी देख ली, शेप भी देख ली, ज्योमेट्री भी देख ली, ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पर नोटिस कर ली हैं। तो इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका डायग्राम हो जाता है। किसका डायग्राम हो गया? ये XeF4 का। इसी तरीके से हम लोग डायग्राम पढ़ लेते हैं तो XeF6 का भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास पहुँच जाता है XeF6। तो XeF6 में करना क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर वही Xe लिख देते हैं और इसके चारों तरफ हम लोग लगाएंगे, चारों क्या सभी 6 कोनों पर लगाना पड़ेगा फ्लोरीन। तो ये मैंने बॉन्ड बना दिया, सिंपल सी बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आएगा आपका। ये एक बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड बना। तो अब आप यहाँ देखें कि मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा रहा हूँ। तो फ्लोरीन यहाँ पर मैंने एक ये फ्लोरीन लगा दिया, एक ये फ्लोरीन लगा दिया, एक ये फ्लोरीन लगा दिया, एक ये फ्लोरीन लगा दिया और एक ये फ्लोरीन है। इसके बाद एक फ्लोरीन मैंने ये लगा दिया। तो आप देख रहे हैं लगातार कि ये फ्लोरीन मैंने लगा दिए हैं। तो इन फ्लोरीन पे करना क्या है कि अब भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसका मतलब एक लोन पेयर भी बच रहा है। तो यहाँ पर लोन पेयर मैं इस तरीके से लगाता हूँ कि इसकी ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3d3 आती है। भाई इसके अंदर एक लोन पेयर है, सिंपल सी बात है, एक लोन पेयर है और इसके अंदर 6 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से 6 बॉन्ड पेयर हो गए आपका, ये 6 बॉन्ड पेयर हो गए। अब हम इसकी शेप की बात कर लेते हैं। तो भैया शेप कौन सी होगी वो जान लीजिए आप। इसकी शेप और ज्योमेट्री एक ही बात है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। भाई वैसे तो ऑक्टाहेड्रल है, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, वो शेप की बात करते हैं तो शेप इसकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल लिखिए आप इस तरीके से। थोड़ी सी बिगड़ी हुई ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर शेप इसकी हम ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं, क्योंकि शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता ऑक्टाहेड्रल। ये बात जान लीजिए ध्यान से
कि कभी भी शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो ज्योमेट्री की बात आएगा वो भी ध्यान दे लेते हैं कि ये XeF6 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऑलरेडी, पहले आपने बना हुआ देखा हुआ है कि XeF6 का स्ट्रक्चर क्या है। XeF6 के स्ट्रक्चर में आप देखें कि यहाँ पर फ्लोरीन लगे हैं, ये फ्लोरीन लगा है, ये फ्लोरीन लगा है, ये फ्लोरीन लगा है, ये फ्लोरीन लगा है, यानी कि 6 जगह फ्लोरीन लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d3 आएगी और एक लोन पेयर आएगा, एक 6 यहाँ पर बॉन्ड पेयर आते हैं। शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल है और ज्योमेट्री भी इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई क्या शेप होगी XeO3 की। पहले XeO3 की शेप बताता हूँ तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ चल लेते हैं हम लोग XeO3 की शेप के लिए डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर शेप हो जाती है XeO3 के बारे में। तो XeO3 की शेप के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं कि भाई हमने ये ड्रॉ किया Xe। अब आप जानिए यहाँ पर O3 हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक इस तरीके से O ड्रॉ कर देंगे, एक O हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, एक O हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से हम इसका लोन पेयर भी दिखा देंगे। तो अभी आपने देखा हो कि शेप अगर देखेंगे तो पिरामिडल दिखाई देगी, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल दिखाई देगी और हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है आपकी, हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp3। और इसकी शेप अगर हम बात कर लेते हैं शेप की, तो शेप हो जाती है इसकी आपकी टेट्राहेड्रल हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। और इसकी शेप के बाद अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, इसकी शेप जो है वो पिरामिडल, शेप इसकी पिरामिडल हो जाती है। तो शेप की हम बात कर लेते हैं, तो शेप यहाँ पर मैं पिरामिडल लिख देता हूँ क्योंकि शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, तो शेप इसकी पिरामिडल हो गई। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात कर देते हैं तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो इसकी ज्योमेट्री भी ध्यान रखिएगा। और ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मैं बॉन्ड खींच देता हूं तो अब बिल्कुल आपको टेट्राहेड्रल दिखा दूंगा कि यहाँ टेट्राहेड्रल कंडीशन कैसे बनी होगी। दिख रहा है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जिसका नाम है XeOF4। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, XeOF4 का पढ़ेंगे। तो ये हो गया XeOF4 का स्ट्रक्चर। तो XeF4 में करना क्या है कि भाई ज़ेनॉन बहन जी को यहाँ बीच में बिठा दीजिए, है ना। चारों तरफ हम लोग इसको फ्लोरीन लगा देते हैं। तो फ्लोरीन को चारों तरफ इस तरीके से लगा सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया। तो अब हम इसको चारों तरफ से फ्लोरीन लगाएंगे कि भाई एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया। और एक फ्लोरीन चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। तो चलो मैं ऊपर लगा लेता हूँ और नीचे भैया जो मैं क्या करता हूँ कि डबल बॉन्ड से O लगा देता हूँ। तो सॉरी गलती मुझसे थोड़ी सी हुई कि एक फ्लोरीन इसमें ज़्यादा लग चुका है, तो वो मैं मिटा दे रहा हूँ कि एक फ्लोरीन ये जो है इस तरीके से ये ज़्यादा लग गया है। यहाँ पर क्या लगना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लगेगा आपका लोन पेयर। तो अब आप चेक करिएगा कि यहाँ पर ये Xe हो गया बीच में, इसके चारों तरफ फ्लोरीन हो गया, एक बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे खास बात आपको दिख रही होगी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ जाती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। और इसकी शेप की बात करें तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल आ जाती है, यानी कि शेप इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप कहलाती है। पिरामिडल शेप कहलाएगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल शेप कहला रही है। और इसके बाद जो है अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाने लगती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे चल रहे हैं हम लोग। तो इसी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं XeOF2 के, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, XeOF4 स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। अब हम XeOF2 को स्ट्रक्चर को देखें, यानी कि XeOF2। ये XeOF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बना लीजिए। यहाँ बीच में ज़ेनॉन लगा दीजिए, इधर उधर आप फ्लोरीन लगा दीजिए इस तरीके से,
ये एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, एक फ्लोरीन आप यहाँ लगा दीजिए और डबल बॉन्ड से आप जो है डबल बॉन्ड लीजिए और डबल बॉन्ड से यहाँ पर आप जो है इस तरीके से O लगा दीजिए और O के बाद ऊपर यहाँ पर 2 लोन पेयर आप इसमें टिका दीजिए इस तरीके से 2 लोग, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ज़ेनॉन में, तो इस तरीके से हमने लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये आपको टी शेप दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर मैं शेप पहले लिख देता हूँ। इसकी शेप बहुत पूछी जाती है, तो शेप इसकी हो जाती है आपकी टी शेप। कैसी शेप हो जाती है? टी शेप। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री भी मैं आपको ड्रॉ करके पूरी दिखा देता हूँ कि ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस तरीके से दिखा दीजिए। तो यहाँ पर ज्योमेट्री लिखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। बाई जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाती है, बाई PRA पिरामिडल हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन की बात और रहेगी, तो यह हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन रही होगी। तो ये सभी स्ट्रक्चर आपके सामने एकदम मैंने खोल दिए हैं कि एक तो मैंने आपको XeF2 का बताया, XeF4 का बताया, XeF6 का बताया, XeO3 का बताया, XeOF2 का बताया और XeO3 और XeOF2 और XeOF4 सभी स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई अगर मान लीजिए पूछा गया कि द ज्योमेट्री ऑफ XeO2, क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि द ज्योमेट्री ऑफ XeOF2 मॉलिक्यूल इज, तो फिर आपको करना क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख दिया, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने लिख दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दूसरे ऑप्शन बी में मान लीजिए लिख दिया लीनियर। तीसरे में आपको लिख दिया शेप, टी शेप लिख दिया, यहाँ पर टी शेप हो गया, आपका टी शेप हो गया। और उसका डी ऑप्शन में आपका हो गया कि मान लीजिए नन ऑफ द अबव। तो अब आपको ज्योमेट्री पूछा है ना कि शेप पूछी है, तो ज्योमेट्री इसकी आपको मैंने बता रखी है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो हम जो आंसर टिक करने वाले हैं वो आंसर हम लोग ये वाला टिक करेंगे। लेकिन अगर शेप पूछी जाती कि व्हाट इज द शेप, तो हम शेप में इसको बताते कि अगर मान लो क्वेश्चन यही बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्वेश्चन ही बता देता हूँ नेक्स्ट कि शेप ऑफ, क्वेश्चन आता है शेप ऑफ, क्वेश्चन है यहाँ पर शेप ऑफ XeOF2 मॉलिक्यूल, शेप ऑफ XeOF2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर XeOF2 मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, ए ऑप्शन मान लो दिया है टी शेप, सपोज कर लेते हैं टी शेप एक ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वही वाले ऑप्शन है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिया हुआ है, बाई पिरामिडल। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपके सामने मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए दिया है आपका डी जो है नन। तो इसका मतलब शेप पूछा है तो हम यहाँ पर टी शेप पे आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बताए, कुछ डायग्राम बताए। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक ये सूचना पहुंच सके कि नहीं हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे।